गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय का सत्यापन। ठीक है, आज हम सीखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। चूंकि सिलेबस से कुछ टॉपिक हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम अनुप्रयोग में मात्र 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। एक आपका पढ़ेंगे अनंत लंबाई के किसी आवेशित रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा हम पढ़ेंगे किसी समतल आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वह है अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे रेखीय आवेश भी कहा जाता है। देखिए, रेखीय आवेश की जब भी बात हो तो आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, वह है रेखीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ाए थे आप लोग? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। और हमने कहा था कि इससे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर हमने आपको बताया था क्यू बाई एल। इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। विमीय सूत्र होता है क्या भाई? हाँ, एल पावर -1 एटी। और यह एक अदिश राशि है, आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसको भी जानकारी में रखें कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल। और फिर हम इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका कि अनंत लंबाई के शब्द यहां लगाया है ना, अनंत लंबाई, यानी जो आप सूत्र प्राप्त करेंगे उस सूत्र की सहायता से किसी भी चालक का उसकी लंबाई चाहे अनंत ही क्यों ना हो, उसके कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे। गॉस का प्रमेय का यूज करना है ना आप लोगों को। तो देखिए, गॉस के प्रमेय को यूज करना है तो देखो, सबसे पहले तो आप एक तार मानेंगे, यानी का रेखीय तार। तो रेखीय तार कहने का मतलब इसका सिर्फ लंबाई होगा। ये आपने मान लिया एक रेखीय तार। ठीक, तो अगर ये रेखीय तार है तो भाई इसकी कुछ लंबाई मानेंगे तो अभी तो सूत्र में लंबाई सम्मिलित होगा। तो इसकी लंबाई हमने क्या मान लिया? एल। आप इसे क्या करिए कि हम इसे प्लस क्यू तक आवेशित कर देंगे। तो ये बताओ, अगर हम इसको प्लस क्यू आवेश तक आवेशित करेंगे तो हमने आपको समझाया था कि आवेशों का प्रवाह विविक्त ना होकर के कैसा होता है? कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है, समान रूप से होता है। अगर हम इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करेंगे तो प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका हो जाएगा प्लस क्यू, यानी ये जो संपूर्ण आपका रेखीय चालक होगा ये प्लस क्यू आवेश तक क्या हो जाएगा? आवेश। हमको लग रहा है सबको ये बात समझ में आ रही है। इसके कारण इससे आर दूरी पर, कितने दूरी पर? आर दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए यहां तक का मैं भाषा बता देता हूं ताकि आप नोट भी करते रहेंगे। देखिए, तो यहां देखिए, माना एल लंबाई के किसी रेखीय चालक को, माना एल लंबाई के किसी रेखीय चालक को प्लस क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है के कारण आर दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर स्थित? आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहां तक आप इसे क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? गॉस के प्रमेय का ही ना प्रयोग करना है। टॉपिक क्या बनता है? गॉस के प्रमेय का। तो गॉस के प्रमेय जब हम पढ़ते हैं तो आप सबको मैंने बता दिया है कि इसके लिए हम गॉसियन तल खींचते हैं। बिना गॉसियन तल खींचे आप क्षेत्रफल अवयव लेंगे कहां? गॉसियन तल पे ही ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है गॉसियन तल खींचना। तो गॉसियन तल गोलीय भी हो सकता है और बेलनाकार भी हो सकता है, लेकिन खास तौर पे यहां देखिए, जब इसका केस आएगा और हम गोलीय लेंगे तो अनंत न पढ़ रहे हैं, और अनंत के लिए हम गोला नहीं खींच सकते हैं, उसे पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए हम यहाँ पे बेलनाकार तल लेंगे। कैसा तल लेंगे भाई? बेलनाकार। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे एक बेलन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? बेलन का। तो भाई जितनी दूरी यहां से यहां तक की होगी इधर भी तो लेना पड़ेगा। यहां पे एक हम बनाएंगे क्या? बेलन, जिसके ज्यामितीय अक्ष पे, किसके बाबू? जिसके ज्यामितीय अक्ष पर कौन है? ये रेखीय आवेश है। ज्यामितीय अक्ष कहने का मतलब है कि ये गोले के बीचों बीच स्थित है, यानी इस रेखीय आवेश से इस गोले के पृष्ठ की दूरी सदैव क्या रहेगी? समान रहेगी। तभी आप इसको समझ पाएंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि इसको जब हम पढ़ा रहे हैं तो अब विस्तार से ही सिखाएंगे, ठीक ना।
देखिए ध्यान से, ऐसा आप बेलन बना लेंगे तो इसके आगे क्या लिखना होता? आपने क्या किया भाई, आपने एक बेलन बना तो कहेंगे क्या कि गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु, क्या यहां पे अगर कोई बिंदु O है तो OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या का, यहां देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे से कह सकते हैं कि किसके रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु एक बेलनाकार गासियन तल खींचते हैं। क्या खींचेंगे? एक बेलनाकार गासियन तल खींचते हैं जिसके ज्यामितीय अक्ष पे कौन है? रेखीय आवेश है। जिसके ज्यामितीय अक्ष पर रेखीय आवेश है। कहने का मतलब है कि रेखीय आवेश से पृष्ठ की दूरी सदैव कितनी होगी? सब आपको समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए हमने कहा जब गासियन तल हम खींच ही लिए हैं तो अब हमें क्या करना है कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक वो ले लीजिए, स्टेप ले लीजिए। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात तभी कर सकते हैं क्योंकि गॉस का प्रमेय जो है वो विद्युत फ्लक्स पे लागू होता है जी। तो सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। अब विद्युत फ्लक्स की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में सोचेंगे? विद्युत फ्लक्स के बारे में। अगर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो उसके लिए क्षेत्रफल अवयव लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो ये बताओ, एक बेलन के, अगर इस बेलन को देखा जाए तो एक बेलन के, बेलन का जो क्या करने वाला, मूव करने वाला जो पार्ट होता है, जो क्या कर सकता है? रोटेशन मोशन कर सकता है, ये जो घूम रहा है इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। इसे हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। ये इसके क्या है? वक्र पृष्ठ है। जबकि जिस भाग पे ये खड़ा रहता है, खड़ा रहता है उसे हम कहते हैं समतल पृष्ठ। तो इसके कितने समतल पृष्ठ होंगे? दो। कितने समतल पृष्ठ होंगे? दो। और कितने आपके वक्र पृष्ठ होंगे? दो। ठीक, ये आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे अगली चीज। और क्या सीखना है? अब इसके आगे हमें ये सीखना है कि हम क्षेत्रफल अवयव लेंगे। क्या लेंगे? तो एक क्षेत्रफल इस वक्र पृष्ठ पर बिंदु P पर ले लेंगे। कहां ले लेंगे? बिंदु P पर। इसका क्षेत्रफल क्या मानेंगे? ds। और एक आप यहां लेंगे ना, अरे भाई इस वक्र पृष्ठ पर और इस पर भी, तो एक यहाँ पे समतल पृष्ठ पे, एक यहाँ लेंगे। तो यहाँ पे जब लोगे, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे जब हम लेंगे तो भाई जाहिर सी बात है इसको मान लेंगे ds1, और एक यहाँ पर भी तो लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिया और इससे हम क्या मान लेंगे? ds। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ds। समझ में आ गया आप लोगों को? जब ये आप ले लेंगे, कहने का मतलब देखिए ध्यान से, जब ये वाला पार्ट हम ले लेंगे तो इसके, इससे भी होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, और इससे भी होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, और इससे भी होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। जब इन तीनों के कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे और उसे जोड़ेंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? और जब कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाए तो उसके आगे यह आसान हो जाता है। अब हमें एक चीज बताइए आप लोग, अगर ये वक्र, ये देखिए ये जो समतल पृष्ठ पे है मेरे बाबू, तो यहाँ अगर ये धनावेशित है ना, तो इसके कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह कहाँ होगी? बाहर की। ये वेक्टर E1 की दिशा होगी कि नहीं होगी? सिर्फ समझिए आप लोग, ए बाबू ए समझो, ये हो गया वेक्टर E1। अब बताइए क्षेत्रफल सदिश की दिशा खींचेंगे ना, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती कहाँ है? क्षेत्रफल अवयव पर लिए गए लंब, यही ना समतल पृष्ठ है। तो लंब यूं लेंगे कि यूं लेंगे? 90 डिग्री पर लेंगे। तो लंब यूं लेंगे, यही ना आपका लंब है। यहाँ पे क्या लेंगे? लंब। ये वेक्टर ds1 की दिशा हो गई, होगा कि नहीं बाबू? ये बताइए, इसके लिए भी अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यूं बाहर की ओर, बाहर की ओर, और लंब इसी पर न डालेंगे यहाँ से, ये ds2 की दिशा हो गई। समझ में आया कि नहीं आप लोग? ये बताइए E1 और ds1 के बीच का कोण कितना बन रहा है? 90। और यहाँ पर भी E2 और ds2 के बीच का कोण कितना बढ़ेगा? 90। ये बताइए अगर दोनों के कारण 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जो सूत्र लगाएंगे, इससे होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा d∅1 होगा ना, d∅1 बराबर ईडीएस cos 90, और ईडीएस cos 90 मतलब समझ रहे हैं ना, cos 90 की वैल्यू 0, तो कुल क्या हो जाएगा? 0। इसके लिए भी तो कुल 0 होगा। जब इसके, इससे भी होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है और इससे भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है, तो पूरे समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? 0। क्या कोई विद्युत क्षेत्र होगा? अब आपको ये समझ में आ गया कि हम इसके बारे में बातें नहीं करेंगे। बात किसके करना है? इसके बारे में। अब इसको देखिए,
इसके लिए देखा जाए तो इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी कहाँ होगी, बाहर। अब लंब भी तो डालना है, तो वक्र पृष्ठ है ना भाई, यूं है, तो यही ना आपका ऊपरा भाग है जहां यहाँ बिंदु P रखा गया है, तो इसके ऊपर लंब यूं ही ना डालोगे, तो लंब डालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में भी तो लंब की दिशा होगी, और यही आपका होगा वेक्टर ds की दिशा। यहाँ वेक्टर E और वेक्टर ds की ds एक ही तल पे है ना, तो 20 का कोण कितना होगा, 0। तो जो इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वह होगा d phi E बराबर eds cos। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू लोग, eds cos 0, तो d phi E बराबर आपका हो जाएगा eds। सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये बताओ, ये ज्यामितीय अक्ष पे है ना बाबू, आवेश कहाँ है, ज्यामितीय अक्ष पे। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट से ये भी दूरी वो उतनी ही रहेगी जितना कि यहाँ से ये दूरी रहेगा। समझ रहे हैं। आइए बताओ, जब दूरी समान हो और आवेश समान हो तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान नहीं होगा। तो अब सीधे से कह सकते हैं कि रेखीय आवेश के कारण वक्र पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगा, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान रहेगी, यानी नियत रहेगी। और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत है तो हम इससे होकर गुजरने वाले, देखो इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स के लिए क्या करते हैं बाबू, समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन। इसका समाकलन करोगे तो बचा क्या, फाई ई बराबर समाकलन ई नियत है ना, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई समाकलन। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब फाई ई बराबर ई समाकलन ds है बाबू, तो हम बात करेंगे किसकी, समाकलन ds का। समाकलन ds है क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है भाई, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो समाकलन ds की वैल्यू पुट करेंगे और समाकलन ds बराबर होता है 2 पाई r। क्या होता है भाई, 2 पाई rl। और इस मान को अब आप देखिए, याद देखो बाबू, समाकलन ds का कितना, 2 पाई rl। तो हमें ये बताइए फाई ई की वैल्यू गॉस के प्रमेय से क्या पढ़ चुके हैं आप, होता है कि नहीं। गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन 0। इसी मान को इस समीकरण में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। बताओ फाई ई के स्थान पे हम लिखेंगे q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन 0 बराबर e का e रखेंगे, समाकलन ds का वैल्यू है 2 पाई r। तो e बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई कितना r। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए q बाई l को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। याद आया कुछ, कहे थे ना शुरू में, q बाई l क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ देख लीजिए कि चूंकि q बाई l बराबर रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो आपका e बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई नहीं लैम्डा बाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी ठीक है हमने तो सिद्ध कर लिया, लेकिन हम जब आंकिक प्रश्न बनाते हैं तो देखिए आपको आदत किसका लग गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आदत तो आप उसका ना लगा लिए हैं। तो 1/2 पाई आएगा तो भाई कम रहेंगे आप लोग, 1/2 का अंतर हो जा रहा है। आप सोचेंगे कि ना हम 1/4 पाई ही रखेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा और 2 से क्या करेंगे, तो 2 से गुणा किया तो e बराबर हो जाएगा, इस 2 का इससे गुणा कराओ तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया ना, ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई r। और यही आपका सूत्र होता है किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई r। यही आपको तैयार करना है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए इतना बड़ा टॉपिक है, इसको कैसे तैयार करेंगे, कैसे याद करेंगे, वह मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक, तो शुरुआत से देखते चलो, नोट्स बनाना होगा तो वहीं से बनाना। कैसे बोलेंगे देखिए, माना L लंबाई का एक चालक, माना L लंबाई का एक चालक जिसे प्लस Q आवेश तक आवेशित किया जाता है के कारण किसी बिंदु P पर गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, शब्द आएगा, यही ना। तो देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं।
जिसके वक्र पृष्ठ पे कौन स्थित है, बिंदु P स्थित है। तैयार हो गया यहाँ तक। अब यहाँ तक जब तैयार हो गया, देखिए ध्यान से, बिंदु P तक हो गया। अब हम लेंगे क्षेत्रफल अवयव। क्या लेंगे, क्षेत्रफल अवयव। तो क्या कहेंगे कि इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के, इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के समतल पे दो क्षेत्रफल अवयव क्रमशः ds1 व ds2 लेते हैं, जबकि बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं। सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि समतल पृष्ठ जो है आपके, इस पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स खींचेंगे, यही ना प्राप्त करेंगे। तो कहेंगे, देखो ध्यान से, चित्र तो बनाइए दिए है ना, तो कहेंगे कि चूंकि समतल पृष्ठों पर लिए गए, चूंकि समतल पृष्ठों पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव के लिए, किसके लिए, क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो इससे होकर कोई विद्युत फ्लक्स, केस खत्म। अब आ जाएगा किसके, वक्र पृष्ठ का। जबकि क्या शब्द लगाएंगे, जबकि वक्र पृष्ठ पर लिए गए, जबकि वक्र पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्रफल अवयव के लिए, क्षेत्रफल अवयव के लिए विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशाएं क्या है, समान है, अर्थात इनके बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। अतः इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi e बराबर eds cos 0, या यहाँ लिख दिया ना, d phi e बराबर eds cos 0 या eds। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा phi e बराबर, समाकलन कर लेंगे ना, समाकलन कब करेंगे, लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, अतः संपूर्ण वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अरे वक्र पृष्ठ कैसे होकर गुजर नहीं रहा, तो सब तो यही है ना, तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण गाउसियन तल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi e बराबर, समाकलन कर लिया, समाकलन eds। अब E को हमें नियत साबित करना है। क्या करना है, E को नियत साबित करना है। कैसे करेंगे, तो कहेंगे कि चूंकि रेखीय आवेश बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के ज्यामितीय अक्ष पर है, अतः इससे वक्र पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होगी, समान होगी। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, नियत होगा। अब सब नियत है तो इसे समाकलन से क्या कर लेंगे, बाहर, तो phi e बराबर हो जाएगा E समाकलन ds। अब हम जानते हैं कि चूंकि समाकलन ds बराबर होगा 2 pi rl और गॉस के प्रमेय से phi e बराबर q into 1 by epsilon 0, इन्हीं मान को समीकरण में क्या कर देंगे, तो q into 1 by epsilon 0 बराबर e into 2 pi rl, और इसको हल करके हम लाएंगे e बराबर 1/4 by epsilon 0 2 लैम्डा by r, जहां लैम्डा रेखीय आवेश